प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था अपना कॉमर्स का, 12th कॉमर्स का जो चैप्टर चल रहा था हमारा फर्स्ट लेखाशास्त्र यानी कि सब्जेक्ट है जो हमारा, उसका चैप्टर था साझेदारी एक परिचय। तो पिछली कक्षा में हमने ये जान लिया था कि साझेदारी की परिभाषा क्या है, साझेदारी का क्या अर्थ होता है और साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, यानी आज की जो क्लास है वो हमारी है साझेदारी की विशेषताओं के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साझेदारी की विशेषताएं। तो यहाँ पर हम टॉपिक लिख लेते हैं साझेदारी की विशेषताएं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साझेदारी की विशेषताएं। तो साझेदारी की विशेषताओं में हम सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 पॉइंट है जिसका नाम है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। दो या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो यानी कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो इसके अंदर देखो क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया कि साझेदारी की जो स्थापना है उसके लिए कहता है कम से कम 2 व्यक्तियों का होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप इसके अंदर कहता है कि कोई भी अकेला जो व्यक्ति होता है वो एक तो साझेदार नहीं हो सकता, यानी वो स्वयं का क्या नहीं हो सकता, साझेदार नहीं हो सकता। फिर कहता है कि साथ ही ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो साझेदारी की स्थापना कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या हों, अनुबंध करने की क्षमता रखते हों। अतः कहता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार एक अवयस्क, पागल व कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति फर्म में साझेदार के रूप में शामिल नहीं हो सकते हैं। फिर कहता है कि इसी विशेषता के आधार पर यदि भविष्य में, यानी कि अगर भविष्य के अंदर क्या है, साझेदारों की संख्या घटकर 1 रह जाती है तो साझेदारी क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि एक व्यक्ति जो है वो साझेदारी नहीं कर सकता, यानी कि कम से कम इसमें कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। इसके बाद कहता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का कहीं भी क्या नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा था, 1932, जिसमें साझेदारी के संबंध में कहीं भी इसमें कि कितनी अधिकतम संख्या होगी उसका उल्लेख नहीं किया गया। फिर कहता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार, तो कंपनी अधिनियम की धारा कितनी है, 464 के अनुसार। तो 464 के अनुसार एक साझेदारी जो संस्था है उसमें कहता है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या वह होगी जो क्या की जाएगी, निर्धारित की जाएगी। यानी कि कितनी होगी वो, जो 100 से अधिक नहीं होगी। कितने, 100 से अधिक नहीं होगी। फिर कहता है लेकिन जो कंपनी विविध नियम था 2014 में जो आया था, उस नियम के अनुसार कहता है कि उस नियम के 10 के अंतर्गत, यानी उस नियम के अंतर्गत जो है सेक्शन 10 है, जो धारा 10 के अंतर्गत यह संख्या कितनी कर दी गई है, 50 तक सीमित कर दी गई है। यानी कि घटाकर कितनी कर दी गई है, फिर 50 तक सीमित कर दी गई है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, कौन सा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। नंबर 2 पॉइंट है हमारा साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। नंबर 2, साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। तो इसमें क्या कहता है, देखो ये कहता है कि साझेदारी का जन्म समझौते द्वारा होता है, यानी जो साझेदारी है उसकी स्थापना, यानी उसका जन्म कैसे होता है, समझौते द्वारा। अतः साझेदारों के जो मध्य समझौता है वो होना बहुत ही आवश्यक, यानी बहुत ही ज़रूरी है समझौता होना। समझौता, अब आपको मैंने पहले बताया था कि ये क्या है, कि जो समझौता है वो अपने या तो लिखित में भी कर सकते हैं या किस में रख सकते हैं, मौखिक के रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन जो भविष्य में क्या हो सकता है, विवाद उत्पन्न हो सकता है, यानी कोई भी भविष्य के अंदर अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए क्या है, जो लिखित में समझौता होना वो क्या है, बहुत ही उचित रहता है, यानी बहुत ही सही रहता है। इसके बाद कहता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, तो इसमें ये बताया गया कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। यानी कि जो साझेदारी का जो जन्म है वो किसके अनुसार होता है, अनुबंध के द्वारा होता है। यानी किसी स्थिति से या कारण से इसका जन्म नहीं होता। बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता, यानी जब तक हम कोई ठहराव नहीं कर लेते तब तक साझेदारी का क्या है, जन्म भी नहीं होगा। फिर भी कहता है कि यहाँ पे कि केवल 2 पक्षकारों
द्वारा मिलकर क्या है कारोबार करने मात्र से ही क्या है वो साझेदार नहीं बन जाते। इसी प्रकार कहता है कि जो साझेदारी है वो कि उसका जन्म कानून के प्रभाव से तथा उत्तराधिकार से भी नहीं होता, यानी कि इस पर हम कहते हैं कि कानून के प्रभाव से होता है, नहीं होता, यानी कानून के प्रभाव से भी नहीं होता और ना ही क्या उत्तराधिकार से होता है। यह तो केवल ठहराव से ही उत्पन्न, जब दो साझेदार आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, ठहराव कर लेते हैं, तो उसके द्वारा ही साझेदारी का क्या होता है, जन्म होता है। ये भी इसकी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे लाभों का विभाजन। नंबर 3, लाभों का विभाजन, यानी जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है लाभों का विभाजन। तो लाभों का विभाजन में देखो हम क्या पढ़ेंगे, ये कहता है कि साझेदारी का जो प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना, बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई साझेदारी की जाती है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। और लाभ कमाने के साथ साथ उसे क्या है, साझेदारों के मध्य, यानी जो भी साझेदार वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो साझेदारी का कार्य कर रहे हैं, उनके मध्य क्या होना, बांटना बहुत ही आवश्यक होता है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, अर्थात परोपकार करना हो, यानी कि क्या करना हो, भलाई का कोई कार्य करना हो जिसमें क्या हो, लाभ ना होता हो, जनता का क्या करना, परोपकार करना, अगर ऐसा कोई कार्य है तो कानूनी रूप से साझेदारी नहीं हो सकती, यानी ऐसा कोई भी कार्य क्या है, कानूनी रूप से साझेदारी नहीं हो सकती। फिर कहता है कि साझेदार का लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, यानी कोई भी साझेदार उसका लाभ में होना हिस्सा क्या है, बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसका क्या है, हानि में हिस्सा हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे अगर कोई अवैयस्क साझेदार है, मान लो, यानी जो 18 साल से क्या है, कम एज का है, तो अवैयस्क साझेदार का केवल फर्म के किसमें, लाभों में हिस्सा होना जरूरी है, हानियों में उसका हिस्सा होना कोई जरूरी नहीं है। अब कहता है यहाँ पे अगर विपरीत अनुबंध के अभाव में, अगर कोई विपरीत अनुबंध के क्या है, कोई अभाव है इसका, तो कहता है कि जो हानियाँ होती हैं उनको भी कौन से अनुपात में बांटा जाता है, लाभ के अनुपात में बांटा जाता है। पहली बात तो अगर कोई अनुबंध कर रखा है तो उस अनुपात में क्या किया जाएगा, हानि को बांटा जाएगा। अगर अनुबंध नहीं किया हुआ, केवल लाभ का जो अनुपात है वो दे रखा है, तो जब हानि भी होगी तो वो भी क्या है, लाभ के अनुपात में ही बांट ली जाएगी। ये था आपका तीसरा पॉइंट, कौन सा, लाभों का विभाजन। अब यहाँ पे आगे चौथा पॉइंट है जिसका नाम है व्यवसाय का होना। नंबर 4, व्यवसाय का होना। व्यवसाय का होना यानी कि अब यहाँ पे हम इसके बारे में समझते हैं कि व्यवसाय का होना से मतलब क्या है, कि साझेदारी के गठन का उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय को चलाना होना चाहिए। यानी कोई भी जब साझेदारी की स्थापना की जाती है तो उसका जब गठन किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, किसी भी वैध व्यवसाय को चलाना उसका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। फिर कहता है व्यवसाय शब्द में पेशा, व्यापार, धंधा, यानी ये तीनों क्या होते हैं, इसके अंतर्गत ये शामिल होते हैं। यदि किसी भी संस्था का गठन, यानी कोई अगर संस्था, उसका गठन धार्मिक या सामूहिक कार्यों के लिए किया जाता है, अगर कोई धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है तो फिर यह कहता है कि किसी सामूहिक कार्यों के लिए किया जाता है तो उसे क्या है, साझेदारी नहीं माना जाता। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, सा व्यवसाय का होना। तो व्यवसाय के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसमें क्या है, कोई भी जो साझेदारी होती है उसका गठन क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, किसी वैध व्यवसाय को चलाना होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई धार्मिक या सामूहिक अगर कार्य किए जाते हैं तो उसे साझेदारी नहीं माना जाता। नंबर 5 पॉइंट है हमारा कि व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक द्वारा किया जा सकता है। तो हम 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक द्वारा, उन सभी की ओर से किसी एक द्वारा किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये हमारा 5वां पॉइंट है कि व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक द्वारा, यानी कि या तो क्या हो सकता है, सभी के द्वारा, या कहता है किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। तो ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि कानूनी रूप से व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदार भाग ले सकते हैं। यानी जो सभी साझेदार हैं वो क्या है कि जो साझेदारी की जाती है उसमें क्या ले सकते हैं, वो भाग ले सकते हैं, परंतु व्यवसाय का संचालन उन सभी की सहमति से किसी भी साझेदार, यानी कि अब जब वो सभी साझेदार हैं वो क्या अपनी सहमति से किसी भी साझेदार को क्या कर सकते हैं, वो नियुक्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो साझेदार होता है वो क्या है, फर्म का एजेंट भी होता है और साथ में क्या होता है, स्वामी यानी मालिक भी होता है।
क्यों होता है? क्योंकि एजेंट इसलिए क्योंकि वह अपने कार्यों से क्या है, अन्य साझेदारों को, यानी जो अपने कार्यों से क्या कर सकता है, वो अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है, यानी कि उनको क्या कर सकता है, उनको बाध्य यानी कि मजबूर कर सकता है, यानी वो कार्य जरूर करें। और स्वामी इसलिए यानी कि मालिक इसलिए क्योंकि वह स्वयं यानी वो खुद भी क्या होगा, अन्य साझेदारों के कार्यों से क्या होगा, बाध्य होता है। तो ये है हमारा 5वां पॉइंट कि इसमें क्या कहता है कि व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे 6वां पॉइंट आता है अधिनियम यानी कि एक्ट नंबर 6। छठा पॉइंट हमारा क्या होता है यहाँ पे, एक्ट यानी कि अधिनियम नंबर 6। अधिनियम यानी इस पर कौन सा अधिनियम लागू होता है। तो ये मैंने आपको प्रथम कक्षा यानी जो पहली कक्षा थी अपनी, तो उसके अंदर मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि इस पर कौन सा, कि साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा संचालित है। तो इस पर कौन सा अधिनियम लगता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। 7वां पॉइंट है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, तो असीमित दायित्व से मतलब क्या होता है, देखो इसमें कहता है कि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। अन्य शब्दों में कहता है कि अगर मान लो, कहता है कि साझेदार के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों रूप प्रकार से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। देखो इसमें क्या होता है, असीमित दायित्व का मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूँ। जैसे मान लो किसी इसमें साझेदारी जब कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो देखो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि लाभ हो रहा है तो जिस रेशो में उन्होंने बांटना होगा उसमें बांट लेंगे। लेकिन जब हानि हो रही है तो हानि को क्या करना पड़ेगा, इनको चुकाना पड़ेगा। अब हानि चुकाने के लिए मान लो उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए की हानि होगी, 10 लाख रुपए की क्या होगी, हानि होगी। अब 10 लाख रुपए की हानि हो रही है, लेकिन ये साझेदार मान लो यहाँ पे कितने, 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, ये 3 क्या है, साझेदार हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 10 लाख रुपए की हानि है जो, वो इन तीनों ने क्या है, सारे जब रुपए दे दिए तो भी इनके कितने बन रहे हैं, मान लो 8 लाख रुपए बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 8 लाख रुपए। अब 8 लाख रुपए बन रहे हैं, लेकिन हानि वास्तव में कितनी, 10 लाख की। अभी भी कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए क्या पड़ रहे हैं, अभी भी कम पड़ रहे हैं। तो अब इन 2 लाख रुपए को कौन चुकाएगा, तो ये क्या है कि जो इन्होंने साझेदारी के अंदर जितनी भी पूंजी लगा रखी थी, कैपिटल लगा रखी थी, वो सारी इन्होंने लगा दी यहाँ पे, लेकिन फिर भी इनका क्या है, अभी भी लॉस 2 लाख रुपए का बचा हुआ है। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी व्यक्तिगत संपत्तियाँ जो होंगी, कौन सी व्यक्तिगत संपत्तियाँ, तो व्यक्तिगत संपत्तियाँ बेचकर उन्हें इस राशि का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से अब समझ गए कि असीमित दायित्व का मतलब कि यहाँ तक इनका दायित्व क्या है, असीमित है, कि इनको ये जो लॉस है वो अगर नहीं पूरा हो रहा तो इनको व्यक्तिगत संपत्तियां भी बेचकर क्या करना पड़ेगा, अपने लॉस का भुगतान करना पड़ेगा, यानी हानि का भुगतान करना पड़ेगा। अब आता है देखो लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर हमारा, कि आज का जो साझेदारी की विशेषताओं में 8वां पॉइंट है आपका पृथक अस्तित्व नहीं। नंबर 8 क्या है, 8वां पॉइंट हमारा पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक अस्तित्व नहीं, तो ये हमारा 8वां पॉइंट पृथक अस्तित्व नहीं। तो इसमें क्या कहता है कि साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता, यानी जो साझेदारी फर्म होती है उसका उसके साझेदारों से क्या नहीं होता, उसका पृथक अस्तित्व यानी अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व अलग न होने से आशय यह है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ, यानी कि फर्म से संबंधित जितने भी नियम होंगे, जितने भी अनुबंध होंगे, तो वो सारे क्या फर्म पर लागू होने के साथ साथ किस पर लागू होंगे, प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से, यानी कि जब वो मिलकर कार्य कर रहे हैं तब भी, और व्यक्तिगत का मतलब एक एक करके अगर तो सभी पर, तो यानी कि संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं, उनके ऊपर लागू होते हैं। यानी कि जो अगर नियम किस पर, फर्म पर लागू होंगे तो वो ऑटोमेटिक साझेदारों पर, यानी कि अब तो वो सामूहिक रूप से यानी संयुक्त रूप से भी लागू होंगे, और साथ में क्या लागू होंगे, वो व्यक्तिगत रूप से भी लागू होंगे। तो ये हमारा पॉइंट 8वां कौन सा हो गया, कि पृथक अस्तित्व नहीं, यानी कि इसके अंतर्गत जो साझेदार होते हैं या फर्म होती है उनका एक दूसरे से क्या नहीं होता, पृथक अस्तित्व नहीं होता। तो आज की इस क्लास के अंदर देखो आपको मैंने साझेदारी की विशेषताओं के बारे में 8 पॉइंट बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही जो पॉइंट मैंने समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए हैं, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी कॉमर्स के हमारे विद्यार्थी हैं उनके साथ क्या करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि अब जैसे भी आगे आने वाली आपके वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।